मैंने ज्ञापन पढ़ा है जो आप सबकी तरफ से अभी कुछ देर में तहसीलदार महोदय को दिया जाएगा। ज्ञापन में कुछ भ्रष्टाचार की बातें हैं, कुछ जगह ट्रांसफार्मर की मांग है, सड़क की मांग है, स्कूल के यूनियन की बात है, ऐसी दो चार और बातें हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं। अब मुझे लगता है कि जब तक जीवन है तब तक ये बातें शाश्वत चलती रहेगी। कभी हमको शिकायत बनी रहेगी, कभी किसी को हमसे शिकायत बनी रहेगी, कभी हैंडपंप की मांग करेंगे, कभी बिजली की मांग करेंगे, कभी सड़क की मांग करेंगे। जो भी राजनीतिक दल के लोग आएंगे आपसे कहेंगे हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। होता भी है, क्योंकि विकास जो है एक समय के सापेक्ष शब्द है। अगर हम पीछे देखते हैं तो लगता है कि हमने बहुत विकास कर लिया, लेकिन जब आगे की तरफ देखते हैं, अमेरिका की तरफ देखते हैं, चीन की तरफ देखते हैं, तो लगता है कभी हम बहुत पीछे हैं। बहुत कुछ काम करना है, बहुत कुछ आगे बढ़ना है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। लेकिन मैं आप सबके बीच में ना तो भ्रष्टाचार की बात करने के लिए आया हूं, ना विकास की बात करने के लिए आया हूं। मैं बात करने के लिए आया हूं आप सबके बीच में आपके स्वाभिमान की, आपकी पहचान की, आपके पुरखों की, आपकी परंपरा की, आपके देवी देवताओं की, आपके मूल्यों की, आपकी मान्यताओं की बात करने के लिए आया हूं। हम चाहे जितने विकसित हो जाएं, हम चाहे जितने साधन संपन्न हो जाएं, लेकिन पहचान हमारी हमारी संस्कृति से होती है, हमारी सभ्यता से होती है, हमारे मूल्यों से होती है। हम जिस संस्कृति को मानते हैं उस संस्कृति के कारण ही हमको आज एक विशिष्ट उपनाम मिला हुआ है। दुनिया में बहुत सारे मनुष्य हैं, सभी लोग दाना खाते हैं, सभी कपड़े पहनते हैं, सभी घरों में रहते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में चर्चा अगर किसी सभ्यता और संस्कृति की होती है, किसी पहचान की होती है, किसी विशिष्ट गुणों की होती है, तो हमारी संस्कृति की होती है। क्यों होती है? क्योंकि कुछ विशेषता है। हमारे पुरखों ने जिस रास्ते को अपनाया था, जिस रास्ते पर चलकर दुनिया पे छाप छोड़ी थी, थोड़ा सा वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी की जो आंखें हैं धुंधला रही हैं। हम भटक रहे हैं, हम अपनी पहचान खो रहे हैं, हम अपने आप को भूल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि मैं भ्रष्टाचार और विकास की बात करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपकी पहचान की बात करने के लिए आया हूं, मैं आपको जगाने के लिए आया हूं। आज दुनिया में बहुत सारा ऊंच नीच है, सभी समानता की बात करते हैं, सभी समता की बात करते हैं, लेकिन केवल भाषणों में। ना उनके विचार में समानता है, ना विचार में समता है। उनके अंदर छुआछूत की भी भावना है, भेदभाव की भी भावना है, अमीरी और गरीबी की भी भावना है। दुनिया के सारे संसाधनों को हड़प जाना चाहते हैं, कब्जा कर लेना चाहते हैं। दुनिया की जो मान्य विचारधाराएं हैं, उनका सबका संघर्ष का केंद्र केवल एक ही है कि जो हमारे उत्पादन के साधन है, जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, किस तरीके से उनको कब्जा किया जाए। कोई तलवार के जोर पर प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है, कोई पूंजी के जोर पर कब्जा करना चाहता है, कोई सरकार के आधार पर कब्जा करना चाहता है, कोई संख्या के आधार पर कब्जा करना चाहता है।
केवल हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा नहीं करना चाहते, उसमें सबको हिस्सा देना चाहते हैं, सबको साकार करना चाहते हैं, सबको साझीदार बनाना चाहते हैं, सबको साझीदार बनाना चाहते हैं। और सब साझीदार होंगे तो सबको सम्मान मिलेगा, सबको जीने का अधिकार मिलेगा। लेकिन आज का जो दौर है, आज की जो सरकारें हैं, आज जो सरकार देश में काम कर रही है, वो सारे प्राकृतिक संसाधनों को इकट्ठा करके बड़े बड़े पूंजीपतियों की झोली में डाल देना चाहते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों की झोली में डाल देना चाहते हैं। और जब सारे प्राकृतिक संसाधन बड़े बड़े पूंजीपतियों की झोली में चले जाएंगे तो उनका तो लाभ होगा, लेकिन गरीब और गरीब होता चला जाएगा, गरीब का जीवन दूभर हो जाएगा। इसीलिए दादा हीरा सिंह मरकाम ने जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की शुरुआत किया तो उन्होंने जो लड़ाई छेड़ी वो जल जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी। आज जब हम खसरा निकालते हैं तो खसरे में दो तरीके की प्रविष्टियां मिलती हैं। एक तो हमारे नाम की, आपके नाम की प्रविष्टि मिलती है कि अमुक खसरा नंबर, अमुक प्लाट क्रमांक फलाने का है, उसके आधार पे हम कहते हैं ये जो जमीन का नंबर है ये फलाने के नाम पर चढ़ा हुआ है। अब कुछ जगह जो है ना आपका नाम है ना हमारा नाम है, वहां पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन। ये मध्य प्रदेश शासन कब से आ गया? ये मध्य प्रदेश शासन जमीन लेकर आया है कि जमीन उससे पहले की है? जमीन कब आई है? ये जंगल कब पैदा हुआ है? ये नदी कब से बहना शुरू हुई है? ये चांद तारे कब आए हैं? ये सूरज ने कब रोशनी देना शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश शासन के बाद से आया है कि पहले का आया है? ये गमछा लेकर आया हूं तो मैं इस पे लिखूं अजय प्रताप सिंह को शोभा देता है, क्योंकि मैं लेकर आया हूं इसको, मेरे बाद आया है गमछा, इसलिए मेरा है। लेकिन ये धरती तो सारी मनुष्यता की है, सबकी है। ये मध्य प्रदेश शासन कहां से आ गया? और इसीलिए हम कहते हैं कि धरती पर सबका अधिकार होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए। यही जमीन के अधिकार की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। ये जो जंगल पैदा हुआ है किसी ने लगाया है? बगीचा लगा सकते हो, जंगल नहीं लगा सकते। बताओ किसी ने जंगल लगाया तो? किसी ने सुना हो कि हमारे पुरखों ने जंगल लगाया था? जंगल तो स्वयं प्रकृति प्रदत्त है। धरती माँ की गोद में ये पेड़ पौधे पनपते हैं, संघर्ष करते हैं और अपना जीवन प्राप्त करते हैं। ये जो तालाब तो बना सकते हो आप, लेकिन नदी नहीं बना सकते हो। नहर बना सकते हो, नदी नहीं बना सकते। सोन तुमने बनाई है क्या? नर्मदा तुमने बनाई है क्या? समधिन तुमने बनाई है क्या? है? जब तुमने नहीं बनाई तो तुम्हारा अधिकार कैसे? और जब तुम्हारा अधिकार नहीं है तो फिर ये जो समधिन है, ये सोन है, ये नर्मदा है, ये जमीन है, ये जंगल है, ये अडानी को कैसे दिए दे रहे हो तुम? मेरे नाम की जो जमीन है, मेरे पट्टे की जमीन है, मैं उठाकर किसी को दे दूं। मेरे बाप की जमीन है, मेरे बाप से मेरे को विरासत में मिली है। लेकिन ये जमीन तुमको विरासत में मिली है क्या? अगर मध्य प्रदेश है 1956 में बना है तो उससे पहले की जमीन है भाई, जिसको भारत कहते हो। भारत भी कब बना हुआ है? कोई कहता है कि भरत और शकुंतला के पुत्र, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत बना है। कोई कहता है कि पंजाब में एक भरत नाम का कबीला रहता था, उसके नाम पर ये भारत बना है। तो उससे पहले ये धरती नहीं थी क्या? उससे पहले धरती नहीं थी क्या? थी धरती। तो भारत से भी पहले ये धरती थी दादा।
तो फिर तुम्हारी कैसे हो गई, हमारी कैसे नहीं हुई? यही लड़ाई है हमारे जल जंगल जमीन की, यही लड़ाई है, और इसी पर सबका अधिकार होना चाहिए। जिस दिन इस बात को हम समझ जाएंगे, उस दिन इस जल जंगल जमीन की लड़ाई को हम अंतिम मुकाम पर पहुंचा पाएंगे। लेकिन अंतिम मुकाम पर पहुंचाने के लिए हम केवल बात करके इस हक को नहीं हासिल कर सकते। केवल बात के आधार पर यह हक नहीं मिलेगा हमको, संघर्ष के आधार पर मिलेगा। संघर्ष चल रहा है, दो तरीके का संघर्ष चल रहा है, जमाने से चल रहा है। आर्यों का आक्रमण इस हिंदुस्तान में कहते हैं कि 1500 वर्ष से लेकर 4500 वर्ष के बीच में पहले आए हैं आर्य यहाँ पर। आर्य के पहले भी कोई धरती पे रहता था? कौन रहता था? हमारे पुरखे रहते थे, हमारे पुरखे रहते थे। उन्होंने इस धरती को आबाद किया था, उनकी बनाई हुई सभ्यताएं हैं, उनकी बनाई हुई सभ्यताएं हैं। आर्य तो बर्बर जातियां थी, बहुत कुछ उन्होंने हमारे यहाँ आकर सीखा है। और तब से हम संघर्ष कर रहे हैं इस धरती के लिए, तब से संघर्ष कर रहे हैं, सफलता नहीं मिली। एक जमाने में आप शासक थे, किसी भी कारण से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ा, समझौता करना पड़ा, आप पीछे आए। और पीछे आने के पीछे कोई आपकी कायरता नहीं थी, आपकी सहिष्णुता थी, आपकी धीरता थी। क्योंकि हमारे पुरखे जो है सहिष्णु थे, धीर थे, वो कब्जा करने में विश्वास नहीं करते थे, साझेदारी करने में विश्वास करते थे। आप रितु भी आ जाए, हमारे पास 2 रोटी है तो 1 रोटी तुमको भी खिलाएंगे, 1 गिलास पानी है तो 1 घूंट तुमको भी पिलाएंगे। अब किसी ने पीठ में छुरा भूखा उस पर, तो उसका क्या उपाय हो सकता है? और आज भी वो संघर्ष जारी है। बहुत सारे लोगों ने हथियार भी उठा लिया है, जिनको ये सरकार नक्सली कहती है। मैं कहीं सोशल मीडिया में देख रहा था, बहुत अच्छी बात कही है कि नक्सली कौन है? जो जंगल जमीन के लिए, जल के लिए लड़ रहा है, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा है, अपनी भुइयांदाई के लिए लड़ रहा है। कोई नक्सली बंबई गया क्या? कोई नक्सली दिल्ली गया क्या? कोई नक्सली भोपाल गया क्या? कोई नक्सली इंदौर गया क्या? किसी नक्सली ने किसी बड़े सेठ को लूटा क्या? किसी नक्सली ने बड़े जमींदार को लूटा क्या? नहीं लूटा। उसने गोली भी चलाई है तो केवल इसलिए गोली चलाई क्योंकि ये लुटेरे किसी सेठ के कारिंदे बनकर, किसी सरकार के कारिंदे बनकर हमारे जंगल में रहने वाले, हमारे सभ्यता संस्कृति को मानने वाले, हमारी पहचान, हमारे पुरखे, हमारे परिवार के लोग, उनको उनके अधिकारों से बेदखल करने को उतारू थे, इसलिए गोली चलाई। मैं गोली के रास्ते का समर्थन नहीं करता हूं, इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि हम लोगों के पास बहुत सीमित साधन है। अगर हम बंदूक भी उठा लें तो बंदूक ही नहीं मिलेगी हमको, बंदूक की जगह लाठी लेकर चले तो भी हम नहीं सफल होंगे। आज की दुनिया आगे बढ़ गई है, बदल गई है, तो लोकतांत्रिक तरीके से हमको एक अधिकार मिला है, वोट का अधिकार, जनमत का अधिकार, और जनमत के अधिकार के माध्यम से हम चीजों को बदल सकते हैं। गोली चलाने की जरूरत नहीं है, किसी के प्राण लेने की जरूरत नहीं है। हमारी सभ्यता और संस्कृति में भी गोली चलाना नहीं है। हम तो प्रेम से, मोहब्बत से, साझेदारी करके, समझाकर, बुझाकर, सह-अस्तित्व की भावना के साथ जीना चाहते हैं, सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम समता और ममता का समाज निर्माण करना चाहते हैं, समानता का समाज निर्माण करना चाहते हैं, फिर गोली की बात क्यों? और ये समाज निर्माण करने के लिए
हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1950 में 26 जनवरी को जो संविधान दिया है, वो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। बिना रक्त की एक बूंद बहाए हुए हम बड़ी से बड़ी क्रांति कर सकते हैं। मैं आपको वही याद दिलाने के लिए आज आया हूँ, इस जंगल में याद दिलाने के लिए आया हूँ कि ये ताकत है आपकी, ये ताकत है, इसको पहचानो आप। लेकिन हमारा दुश्मन भी जो है ना बहुत तेज है, देखो बड़ा तिकड़मबाज है। उसने हमारे बीच से कुछ तीतर पाल लिए, तीतुर पाल लिए। तीतुर क्या करता है? क्यों जी आए हो हिम्मत तीतुर, तो जब दूसरा तीतुर पकड़ा होते तो क्या करे तुम? जो पाला हुआ तीतर है उसको लेकर जाते हैं जंगल में, पिंजड़ा खोल देते हैं, वो पिंजड़े से आता है, दीमक चढ़ता है और साथ में कील कका बोलता है कि नहीं बोलता है? और जब वो कील कको बोलता है तो उस जंगल में आसपास जितने तीतुर होते हैं सब बोलने लगते हैं कील कका। सबकी उपस्थिति जाहिर हो जाती है कि फलाने झाड़ी में एक छिपा है, वहां से 2 आवाज आ रही है, वहां से 3 आवाज आ रही है। शिकारी दाना डालता है, जाल फैलाता है, कील कका बोलते हुए सब तीतुर नजदीक आते हैं उसके, और नजदीक आकर उस दाने के चक्कर में उस जाल में फंस जाते हैं और एक तीतुर के मत्थे वो सारे तीतुरों को फंसाकर लेके चला जाता है। ये शरद फूल क्या है? ये भी तीतुर है, ये भी तीतुर है। मनीषा सिंह क्या है? ये भी तीतरी है। जयसिंह मेरा बहुत अच्छा मित्र है, दोस्त है, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी तीतुर बन के बैठा हुआ है। और आप चारों तरफ नजर उठाइए, चाहे कुंवर सिंह हो, चाहे मीना सिंह हो, चाहे मनीषा सिंह हो, चाहे आपके सांसद हो, सब तीतुर की भूमिका निभा रहे हैं, सब तीतुर की भूमिका निभा रहे हैं। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, पहचानो इन तीतुरों को, पहचानो, इनके चक्कर में मत फंसो। आएंगे कि मैं नाथ तू मोर नाथ, इसलिए हमारे साथ चलो भाई। हम भी हैं, तुम्हारी सभ्यता के लोग हैं, हम भी तुम्हारी बात मानने वाले लोग हैं, तुम्हारे जैसे हमारा भी नातेदारी रिश्तेदारी है, तुम्हारे बीच की है, तुम्हारे पुरखे एक हैं। लेकिन सावधान रहना, सावधान रहना। उनकी भाषा बदल चुकी है, उनका मन बदल चुका है, और कितना अंतर है मन में। मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ। तिवारी जी चले गए, राम बहादुर तिवारी ने बताया कि अजय सिंह पेंड्रो जो है सड़क बनवाते हैं, और शरद कुल क्या बनवाते हैं? स्विमिंग पूल। ये अंतर है गोंडवाना और भारतीय जनता पार्टी का, ये अंतर है। मानसिकता में कितना अंतर हो गया है। उनको सब कुछ हरा ही हरा दिखता है, उनको सब कुछ ऐशो आराम ही दिखता है, और इस गरीब को गरीब की समस्या दिखाई देती है। इस गरीब को लगता है इस गांव के लोग आएंगे तो कैसे आएंगे, इस गरीब को लगता है इस गांव के लोग चलने के रास्ता नहीं, इसके सड़क को प्राथमिकता है, और उसको लगता है सब ऑल इज वेल, सब बढ़िया चकाचक है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले स्विमिंग पूल बनाओ, और स्विमिंग पूल जब बन जाएगा तो उसमें डुबकी लगाओ, और स्विमिंग पूल के साथ साथ 2-4 पैक में भी डुबकी लगाओ। आदिवासी वो भी है, आदिवासी ये भी है, उसके पुरखे इसके पुरखे समान हैं, सब एक ही पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन मन में कितना अंतर आ गया है समझो। इसीलिए मैं कहता हूँ सब तीतुर है, इसीलिए मैं कहता हूँ सब तीतुर है, और तीतुरों के चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। तीतुर के चक्कर में पड़ेंगे तो 23 साल बर्बाद कर दिए हमने, उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। और हमारी सभ्यता और संस्कृति को जितना कांग्रेस और भाजपा ने नुकसान पहुंचाया है, उतना अंग्रेजों ने भी नुकसान नहीं किया, उतना अंग्रेजों ने भी नुकसान नहीं किया। इसलिए छोटी मोटी दाने फेंकेंगे, ये कोई कहेगा 5 किलो अनाज दे देंगे, कोई कहेगा हम हैंडपंप खुलवा देते हैं, कोई कहता है हम खंबा लगवा देते हैं, कोई कहता है हम तुम्हारा नाम बीपीएल में जुड़वा देते हैं। लेकिन ये तात्कालिक समाधान है, इससे आपका और आपकी कौम का, आपके बच्चों का, आपकी माताओं बहनों का भला नहीं होने वाला है।
अगर भला कोई कर सकता है तो केवल और केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कर सकती है, क्योंकि जिस दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आएगी उस दिन खतरे में मध्य प्रदेश शासन नहीं लिखा होगा, उसमें खतरे में गांव का नाम लिखा होगा, उसमें आपके सामूहिक अधिकार लिखे दर्ज होंगे, आपको उस जमीन का अधिकार दिया जाएगा। फिर कोई आपकी जमीन खींचकर अडानी को अंबानी को नहीं देगा। अडानी अंबानी को अगर जमीन लेनी पड़ेगी तो इसी तरीके से इस गांव की पंचायत बुलानी पड़ेगी, सारे बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि क्यों जमीन चाहिए तुमको हमारी, और तुमको जमीन देने से हमको क्या फायदा होगा। तुम हमारी जमीन चाहते हो, तुम्हारे पास पैसा हमारे पास जमीन, क्यों नहीं हम दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं, हम भी काम करेंगे तुम भी काम करो, फायदे में दोनों, तुम्हारा भी हमारा भी, क्यों नहीं हो सकता, ये मॉडल क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन कांग्रेस नहीं करेगी, भाजपा नहीं करेगी, करेगी केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इस बात को पहचानो, इस बात को पहचानो। और इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर मॉडल राज्य के रूप में सबसे पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राज स्थापित करने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। समस्याएं बहुत हैं, कठिनाई बहुत है, बहुत सारे लोग जैसे कह रहे थे कि अरे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वाले व्यवहार घर में कूदा था, दूसरी जगह तो आइए नहीं आई के अकेले व्यवहारी में जीतने से गोंडवाना की सरकार बन गई का, मैं भी जानता हूं नहीं बनेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज केवल व्यवहारी के हालात नहीं है, ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि वर्ष 2028 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 230 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सरकार बनाएगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर सरकार बनाने में विफल रही तो ऐसी परिस्थिति हम पैदा करेंगे कि बिना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के किसी की सरकार नहीं बनेगी, उनकी मजबूरी होगी गोंडवाना से बातचीत करें। जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए अपनी ताकत को कम करके मत आओ। अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता, लेकिन अकेला चना अगर ठीक निशाने पर लग जाए तो बड़े बड़ों की आंख फोड़ सकता है, आंख फोड़ सकता है, दिमाग ठिकाने लगा। यह ताकत है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में। आज गरीब हमारे साथ है, आज पिछड़े वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, आज माताओं बहनों का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे साथ अनुसूचित जाति के लोग हैं, और सभी मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं कि बहुत हो गया भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतियों की गुलाम है। अब भारतीय जनता पार्टी का दोहरापन देखिए, ये हमारे अमृतेश द्विवेदी जी बैठे हुए, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, मुसलमानों को खलनायक बनाया हुआ है, और लोगों को लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया तो हिंदू राज आ जाएगा, हिंदू राज आ जाएगा, धार्मिक राज आ जाएगा। और जैसी भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूत हुई, थोड़ी ताकत आई, तो सबसे पहले किस पे लात मारी उन्होंने? सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य शंकराचार्य पर उन्होंने लात लगाई है। देखा है आपने सोशल मीडिया में कैसे मुकदमे में फंसाया है उनको, कैसे मुकदमे में फंसाया। पॉस्को एक्ट यानी बच्चों के साथ व्यभिचार का आरोप लगाया उन पर, बच्चों के साथ व्यभिचार। इससे घृणित बात क्या हो सकती है? अगर शंकराचार्य गिरफ्तार होंगे, जेल में जाएंगे, तो उससे हिंदू मजबूत होगा कि कमजोर होगा? धर्म मजबूत होगा कि कमजोर होगा? इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि जो धर्म है, जो हिंदू है, जो सनातन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल उपयोग की वस्तु है, उनकी आस्था नहीं है, उनका विश्वास नहीं है। और हम तो पहले से ऐसे पाखंड भरे धर्म को नहीं मानते हैं, हमारा कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जनगणना हो तो जनगणना में हमारा कॉलम अलग कर दो भाई, अलग कर दो। हम अदर रिलीजियस पर्सन के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे जनगणना में,
हम कहेंगे कि हमारा गोंडी धर्म है, हम कहेंगे हमारी गोंडी भाषा है, हम कहेंगे गोंडी हमारे देवी देवता है, हम कहेंगे हमारा प्रेम खाना है हमको। लेकिन हमारे जो धर्म है, हमारा जो प्रेम खाना है, वहाँ पर किसी के साथ छुआछूत है क्या? किसी के साथ भेदभाव है क्या? किसी को दुत्कारा जाता है क्या? एक दरी में, एक चटाई में एक साथ बैठते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ परोसते हैं, एक साथ खाते हैं। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी पहचान अलग करो, जनगणना में हमारी जो एंट्री अलग करो। आरोप क्या लगाते हैं कि विदेशी धन मिल रहा है इनको, और ये हिंदुत्व को कमजोर करना चाहते हैं, सनातन धर्म को कमजोर करना चाहते हैं। अरे भैया, सनातन धर्म को कमजोर करना न करना ये बात की बात है। तो अगर हमारे ये गरीब भाई, हमारे ये आदिवासी भाई, हमारी बहनें अगर पिछड़ी रह जाए, अशिक्षित रह जाए, कमजोर रह जाए, बीमार रह जाए, तो यही तो भारत है। तो भारत खड़ा रहेगा क्या? भारत अमेरिका का मुकाबला करेगा, चीन का मुकाबला करेगा, पाकिस्तान का मुकाबला करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत को अपने अंतर्द्वंद से ही बाहर नहीं आ पाएगा। अगर सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली, गौरवशाली, वैभवशाली भारत की आप कल्पना करते हो, तो आपको हमको स्थान देना पड़ेगा, हमको सम्मान देना पड़ेगा, हमको अधिकार देना पड़ेगा, हमारे पिछलेपन के दूर करने को उपाय करना पड़ेगा। यही तो मांगते हैं। और जब तक ये नहीं मिलेगा, तब तक हमको कोई रुचि नहीं है, कोई रुचि नहीं है आपके साथ करने में। और इसीलिए दादा ने कहा है, दादा ने नारा दिया है। क्या नारा दिया है? तो बोलो, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, राज करेगा, राज करेगा, राज करेगा। जब गोंडवाना राज करेगा, गोंडी भाषा की भी बात होगी, आपके देवी देवताओं की भी बात होगी, आपके पेंठाना का भी सम्मान होगा, आपकी जो बुनियादी आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति होगी। और जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, उस लड़ाई को अगर सही मुकाम पर कोई ला सकता है, कोई आपको अधिकार दिला सकता है, तो ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना सपा, ना बसपा, केवल और केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक बार मेरे साथ जिंदाबाद का नारा लगाइए। बोलिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।